नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, एक ऐसा शो जहां हम आपके निवेश से जुड़े तमाम उलझनों को सुलझाने की करते हैं कोशिश। और स्पेशली ऐसा समय जब नई टैक्स स्लैब की अनाउंसमेंट हुई हो तो लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टैक्स सेविंग के पर्पज से, या फिर टैक्स सेविंग के हिसाब से नए टूल्स को पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। तो इन तमाम कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां निवेश कर सकते हैं, नई टैक्स इंप्लीकेशंस आपके ऊपर क्या होंगी और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो योर मनी में क्या है खास, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। नई टैक्स स्लैब में एनपीएस में निवेश से कैसे फायदा मिलेगा। नए स्लैब में 80CC D1B के तहत मिलेगी सिर्फ 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट। नए निवेशक एनपीएस में कैसे करें निवेश, बताएंगे योर मनी में। और साथ ही फेसबुक लाइव से जुड़कर अपने सवाल पूछे, निवेश से जुड़े हुए, टैक्स सेविंग से जुड़े हुए। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और योर मनी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान बने हुए हैं। रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। और इनफैक्ट जब से नए टैक्स स्लैब की अनाउंसमेंट आई है तो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि पुरानी टैक्स रेट को अपनाना चाहिए या फिर नए रेट्स के साथ जाना चाहिए। तो क्विकली अगर आप डिफरेंस ओल्ड एंड न्यू रिजीम में समझा सके और किसके लिए क्या बेनिफिशियरी है, बताइए। सवेल दीपाली, अगर हम बात कर रहे हैं करंट जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स स्लैब्स हैं और जो नए नियम, नए टैक्स रेजिम के हिसाब से नए स्लैब्स दिए गए हैं, सो एक प्राइमरी डिफरेंस है, वो ये है कि जो अगर आप जो करंट टैक्स सिस्टम में अगर अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं वो अपनाते हैं, तो जो आपके एग्जेम्पशंस आप ले रहे थे अभी तक, आपका 80C हो गया, 80CCC D1, 1B, ये सारे जो एग्जेम्पशंस आप ले रहे थे, सेक्शन 80D जो मेडिक्लेम का प्रीमियम भरते हैं, जो भी एग्जेम्पशंस थे वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक नए टैक्स रिजीम में चले जाते हैं जिसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30% का जो स्लैब दिया गया है, उस स्लैब के तहत में आपको कोई भी एग्जेम्पशंस जो आप पहले लेते थे वो आपको नहीं लेने होंगे। सो ये एक प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू स्लैब्स है। और जैसे कोई टैक्स पेयर है वो दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी अभी उन्होंने एक कैलकुलेटर दे दिया है कि आप अपनी इनकम और जो आप निवेश करते हैं, जहां पे आप एग्जेम्पशंस लेना चाहते हैं, अगर ये सारे कैलकुलेशन, सारे अमाउंट आप उसमें भर देते हैं वो कैलकुलेटर में, तो आपको कैलकुलेट करके खुद बता देते हैं कि आपके टैक्स कौन सी रेजिम आपके लिए बेटर है, पुरानी कि नई वाली। सो टैक्स धारकों के लिए इट्स वेरी सिंपल नाउ कि आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा आपको टैक्स स्लैब अपनाना है। अच्छा मिस्टर रुंगटा, एनपीएस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पर अब तक सेक्शन 80D के थ्रू मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था। तो एनपीएस के बारे में बताइए। अगर नई टैक्स स्लैब के हिसाब से बातचीत करें तो एनपीएस में क्या इन्वेस्टमेंट करना अभी भी बेनिफिशियरी होगा? जी नहीं दीपाली, आपने स्पेसिफिकली पूछा है कि नई टैक्स रेजिम में क्या आपको 80CCC D1 और 80CCC D1B, ये जो सेक्शंस हैं जिसमें आप पहले 1.5 लाख रुपया निवेश करते थे 80CCC D1 में, और 50,000 की एडिशनल बेनिफिट मिलती थी, वो है 80CCC D1B में। तो जैसे मैंने कहा कि जो नई टैक्स स्लैब हैं उसमें आप कोई भी निवेश करते हैं अंडर दीज सेक्शंस, आपको टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो जहां तक सवाल है टैक्स बेनिफिट्स का कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, सो वेल एनपीएस में आप निवेश करेंगे क्योंकि आपको अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स करनी है। लेकिन अगर आप बात करें क्या उससे मुझे टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा नई टैक्स रेजिम में, जी नहीं। सो सवाल ये उठता है कि क्या आपको एनपीएस में निवेश करते रहना चाहिए। वेल अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए प्रोविजंस आपको बनाना है, भले आपको टैक्स बेनिफिट मिले ना मिले, तो आप या तो एनपीएस करें या कोई और दूसरा निवेश करें, लेकिन आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करते रहना है। फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, बहुत ही स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं नई टैक्स रेजिम में, एनपीएस में अगर आप अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते थे जो 80CCC D2 में,
उसमें आपको टैक्स बेनिफिट कंटिन्यू है, उसमें आपको मिलते रहेगा। जो उसकी लिमिट्स हैं 10% ऑफ सैलरी, जिसमें बेसिक और डीए मिला के, और मैक्सिमम अपर लिमिट अप टू 7.5 लाख। तो वो बेनिफिट्स नई टैक्स रेजिम में भी कंटिन्यूड है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैरिटी बिल्कुल मिली है कि एनपीएस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पुरानी टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा अगर आप एटीडी के थ्रू डिडक्शन लेते हैं, और अगर नई टैक्स स्लैब ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका टैक्स सेविंग के हिसाब से तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पेंशन कॉर्पस अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एनपीएस को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यू है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया है कि एनपीएस अगर रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है तो डेफिनेटली चुन सकते हैं, तो एनपीएस की थोड़ी बारीकियां और समझा दीजिए मिस्टर रुंगटा कि एसआईपी के थ्रू अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या प्रोसेस होता है, और एक बार अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फर्दर अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगा? वेल, अगर आपका एनपीएस टियर 1 अकाउंट है जो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, उसमें आप जो निवेश करने का तरीका है वो डेफिनेटली है कि जो मिनिमम अमाउंट है, पहले 6,000 रुपए थी, वो भी घटा के 1,000 रुपया मिनिमम सालाना कर दी थी। अगर आप निवेश कर रहे हैं उसमें आप या तो एक साथ पूरा पैसा दे सकते हैं या तो हर महीने आप उसमें जमा कर सकते हैं। हर महीने जब आप निवेश करते हैं उसमें, तो वो एसआईपी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके हाथ में पैसे ऑलरेडी हैं तो आप उसे जबरदस्ती उसे महीने टू महीने नहीं निवेश करेंगे, क्योंकि जो फंड्स में जिसमें आखिर में जाके पैसे जमा होंगे वो इक्विटी एक ऑप्शन है आपके पास, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगर आप इक्विटी वाला फंड भी चूज कर रहे हैं उसमें भी 50% ही इक्विटी एलोकेशन है। एसआईपी हम दो कारणों से करते थे। पहली बात यह है कि क्योंकि हमें पैसे ही हर महीने आते हैं तो हम जमा हर महीने करते हैं, क्योंकि सुविधा वैसी होती है। दूसरा, अगर लमसम होता भी है तो हम इक्विटी फंड्स में अवॉइड करते हैं लमसम डालना, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पैसे हर महीने लगे कि इररिस्पेक्टिव मार्केट का कंडीशन क्या है, आपके एवरेज होते रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में एनपीएस में, क्योंकि आपका इक्विटी फंड में भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो भी आपका 50% ही एक्सपोजर है। अगर आपके पास पैसे हाथ में हैं तो उसे जबरदस्ती हर महीना करने से आपके रिटर्न्स पे असर आने लग जाएगा। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आपको आ ही रहे हैं पैसे हर महीने और हर महीने आप निवेश करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, तब तो आप वही ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास लमसम है तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू एवरेज द मार्केट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करने की जरूरत नहीं है। जहां तक विड्रॉल के रूल्स हैं, आपने पूछा कि अगर हमने ऑलरेडी निवेश कर रखा है और अब हमें कोई कारण से पैसों की जरूरत है, ये रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से एनपीएस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसमें प्री मैच्योर विड्रॉल या पार्शियल विड्रॉल करने की जो प्रोविजंस हैं वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, इनफैक्ट पीएफआरडीए या एनपीएस का पूरा स्ट्रक्चर ये इस तरह है कि आप जितना कम हो विड्रॉ करें और रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर इनकम आती रहे, उसी के लिए एनकरेज किया गया है। लेकिन अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करने की जरूरत पड़ जाए तो उसके रूल स्पेसिफाइड किए हुए हैं कि आपको मिनिमम 3 इयर्स के बाद, आप जब से एनपीएस अकाउंट शुरू करते हैं उसके 3 साल बाद आपको अलाउड है कि आप 25% जो भी आपका कॉर्पस बना हुआ है आपके खुद के कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट नहीं होता, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका आप 25% निकाल सकते हैं। और स्पेसिफाइड कारणों से, या तो कोई बीमारी हो जिसको आपको जिसके ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो भी बीमारियां भी स्पेसिफाइड की गई हैं। कोई सीरियस क्रिटिकल इलनेसेस हैं जैसे स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा, कैंसर। आपको अगर अपने बच्चों की हायर स्टडीज या शादी के हिसाब से अगर पैसे चाहिए तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। आपको अगर अपना घर बनाना है या घर खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। और आपको अगर खुद का बिजनेस भी अगर करना है तो वो भी एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि आप उसमें से निकाल सकते हैं। ये स्पेसिफाइड कारण है जिसके तहत आप 25% आपके खुद के कंट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। ऐसा पार्शियल विड्रॉल जो है वो आप पूरे टेन्योर में 3 बार ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर साल 25% निकालते रहें। ये प्रोविजंस बनाई गई हैं। बाकी ऑफ कोर्स मैच्योरिटी पे जब वेस्टिंग हो जाती है 60 इयर्स की उम्र में, तब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप उसमें से एक लमसम विड्रॉ करें और बाकी का एन्युटी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो आपको राय मिली है एनपीएस से जुड़ी हुई, और इनफैक्ट एनपीएस से जुड़े हुए ढेरों सवाल हमें फेसबुक पर भी आ रहे हैं। कुछ सवाल इनमें से हम शामिल करेंगे। क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे तो जो क्वेरीज हमें मिल रही हैं फेसबुक से उन पर मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा का व्यू लेंगे। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और हम बातचीत कर रहे हैं आपके निवेश से जुड़ी हुई, स्पेशली नए टैक्स स्लैब के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्या होनी चाहिए, एनपीएस में निवेश करना है या फिर नहीं, इन तमाम पहलुओं को छू रहे हैं। जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं सवालों की, उसमें से एक सवाल ले लेते हैं। गुड्डू खान ने सवाल भेजा है कि एनपीएस में वो लगभग 4,000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, 30 साल की उनकी सर्विस है, तो 30 साल बाद वो कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे रिटायरमेंट के टाइप, ये वो जानना चाहते हैं। बताइए मिस्टर रुंगटा, क्या राय है? अगर आप 4,000 रुपए हर महीने के कर रहे हैं और 30 इयर्स तक कर रहे हैं, ये किस फंड में जा रहा है उस पर निर्भर करता है कि आपको रिटर्न्स कितना मिलेगा। अगर आपने वो इक्विटी वाला ऑप्शन ले रखा है तो ऑब्वियसली हमें मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है। अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली ले रखी हैं फंड्स, तो फिर उसमें ऑब्वियसली रिटर्न्स थोड़े कम होंगे। और आपके पास अगर आपने ऑटो मोड ले रखा है, ऑटो चॉइस वाला ले रखा है, जिसमें जो स्कीम सिलेक्शन है, जो फंड सिलेक्शन है, वो आपकी एज के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो उसका रिटर्न ऑब्वियसली आपकी एज के हिसाब से इक्विटी कम या ज्यादा होते रहेगा। ये बहुत मुश्किल है बोलना कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा 30 साल बाद। अब ये होता है कि अगर एक अनुमान लगा के आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए ऑन एन एवरेज 8 या 9% रिटर्न मिलता है, तो ये हम एक्सपोलेट करते हैं कि रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा। तो ये तो एक कॉर्पस इकट्ठा करने की बात हो गई। उसमें से भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा उस समय कि आप एक लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, अप टू 60% जो उस कॉर्पस का आप लमसम के रूप में निकाल सकते हैं, जो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। बाकी के 40% एक पेंशन एक एन्युटी प्लान के रूप में कन्वर्ट होगा, और उसमें आपको हर महीने या हर साल जैसे आप चूज करेंगे आपको पेंशन आती रहेगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कि 4,000 रुपए महीने में कितना आगे जाके मिल पाएगा, ये तुरंत बताना मुश्किल है। इसका कैलकुलेशन हमें एक अजम्पशन करके बाकी और डिटेल्स लेते हुए अगर हम करें तो फिर भी एक अनुमान मिल सकता है। लेकिन ठीक है, 50,000 रुपए आप साल का कर रहे हैं, 48,000 करीबन, और 30 इयर्स में हम ये मानते हैं कि अगर 8% से भी एक्सपोलेट करें तो एक रीजनेबल कॉर्पस बनना चाहिए। अब ये पूरा सफिशिएंट होगा कि नहीं, वो एक अलग सवाल है, और उस पर हम अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सिंपल कैलकुलेशन भी अगर हम करें तो मे बी वी विल बी एबल टू गेट एन आंसर, बट तुरंत ही बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक विशाल प्रताप सिंह ने सवाल हमें भेजा है। उनका सवाल यह है कि 80cc-D के तहत क्या प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी डियरनेस अलाउंस की तरह कोई ऑप्शन है क्या, जहां पर वो पैसा डाल सकते हैं, या फिर क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयज को ये 10% बेसिक पर डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता है, तो ऐसी कोई ऑप्शन प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए सेम सेक्शन के थ्रू? 80cc-D जो हम बात कर रहे हैं, 1 जो आप अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और 1B, तो ये जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो है 10% ऑफ योर सैलरी। तो सैलरी का डेफिनेशन में बेसिक और डीए दोनों इंक्लूडेड है। अगर आपको डीए मिल ही नहीं रहा है तो आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी का काउंट करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं। प्रोविजंस यही हैं, विच इज सैलरी जो बेसिक और डीए मिला के है। अगर आपको डीए मिल ही नहीं रहा है तो उसमें आप कोई और अलाउंस जो आपको मिलता है वो आप ऐड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली 10% ऑफ सैलरी आपको गिनते हुए बेसिक सैलरी आप वो लिमिट के तहत में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हमें भेजा है वेद प्रकाश ने, और सवाल इनका ये है मिस्टर रुंगटा कि क्या एनआरआईज भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या बेनिफिट्स हैं एनआरआईज के लिए इस स्कीम में पैसा लगाने पर? यस, एनआरआईज एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर आप ओसीआई हैं या पीआईओ तो उनमें उनको इन्वेस्ट करने के लिए अलाउड नहीं है। एज एन एनआरआई आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल बेनिफिट्स अगर आप बात करें तो कोई एडिशनल बेनिफिट बोल के आपको नहीं मिल रहा। एनपीएस की जो खासियत है वो 1-2 पॉइंट्स हम जरूर बात कर सकते हैं कि जो फंड मैनेजमेंट फीस हैं, जो ये आपके 8 फंड मैनेजर्स और पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे इवेंचुअली मैनेज करते हैं, उनकी जो चार्जेस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। वही एक कारण हो सकता है कि आप चूज करें कि मुझे फंड मैनेजमेंट जो करना है वो मुझे एनपीएस के जरिए करना है। और एक रिटायरमेंट फंड है ऑफ कोर्स, तो इसमें विड्रॉल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कई लोगों के लिए फायदेमंद होती है, कई उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टिव मानते हैं और उन्हें नेगेटिव रूप से लेते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं जिसमें आपके पैसे थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं कि आप विड्रॉ करने से आपको डिस्करेज किया जाता है, और लो कॉस्ट फंड मैनेजमेंट है, अगर आप डेट स्कीम्स में कर रहे हैं या इक्विटी में भी कर रहे हैं, उसका लिमिट है कि 50% से ज़्यादा इक्विटी नहीं होता है, तो तभी आप एनपीएस में आएंगे। नहीं तो आपके पास सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में लगते हैं विजा वेज जो एनपीएस में लगते हैं, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज़्यादा है और एनपीएस में कम है।
ठीक है, तो आपको बताया गया है पूरी डिटेल्स आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। एनआरआईज अगर एनपीएस में निवेश करना चाहें तो उसकी क्या बारीकियां हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। हमें लगातार क्वेश्चंस मिल रहे हैं फेसबुक पर। चल लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी, मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और अगला सवाल हमें भेजा है जितेंद्र चौबे ने। सवाल इनका ये है कि मेरी सैलरी से डीसीपीएस यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ये ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है, पीपीएफ अकाउंट भी इन्होंने ओपन किया हुआ है, और क्या इसके साथ साथ ये एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या टैक्स सेविंग के हिसाब से? क्या सजेशन है आपका मिस्टर रुंगटा, बताइए। सो वेल दीपाली, जो कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं 80 CCD 1 और 80 CCD 1B में, इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10% ऑफ सैलरी, जिसमें आपका बेसिक और डीए है जो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, और वो लिमिट 1.5 लाख रुपए आपकी 80 CCD 1 एंड 1B में एडिशनल 50,000 रुपीज़ हैं। सो अगर आप उस लिमिट के अंदर हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको राय मिली होगी अपने सवाल पर। अच्छा, एक हिमांशु मुकद्दम ने सवाल भेजा है और वो ये पूछना चाहते हैं कि एनपीएस अगर उन्होंने चुना हुआ है और उसके तहत वो जो स्कीम्स अलॉटेड हैं उनको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो क्या प्रोसेस है? सो वेल, आप जैसे एनपीएस अकाउंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना फंड मैनेजर चूज करते हैं कि आपको 8 जो फंड मैनेजर्स, पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, उनमें से किन को आपको पैसे देने हैं अपने फंड मैनेज करने के लिए। तो ये सिलेक्शन भी आप ही करते हैं, और इस आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी स्कीम में जाएंगे ये भी सिलेक्शन आप करते हैं। आप उन्हें बताते हैं, अगर आप एक्टिव चॉइस ले रखे हैं जिसमें आप खुद अपने आप से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से आपको ये इक्विटी वाली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट गिल्ट वाली फंड्स में डालने, वो आप खुद सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको अपना फंड मैनेजर चेंज करना है, अगर आपको ये स्कीम चेंज करनी है, तो पूरी चॉइस आपके पास होती है कि आप ये बदलाव कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट है तो ऑब्वियसली आप यूजर आईडी लॉगिन करके जब लॉगिन करेंगे वो चॉइस आपसे मांगी जाएगी और आप उस फेर बदलाव कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन मोड पे है, ऑनलाइन आपका एक्सेस नहीं है, तो आप एक एप्लीकेशन के जरिए अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। सो वेल दीपाली, एक सवाल हमारे प्रीवियस सेक्शन में आया था कि उन्होंने कहा था कि 4,000 रुपए जो हर महीने अगर करते हैं और 30 साल तक अगर वो जमा करते हैं, एवरेज अगर हम 8% समझते हैं तो कॉर्पस कितना बनेगा। सो ब्रेक पे हमने कैलकुलेशन कर ली थी। सो अगर ये 4,000 रुपए हर महीने के जमा करते हैं और 8% हम एवरेज समझते हैं कि उन्हें रिटर्न मिलता है, और 30 साल बाद ये रिटायर अगर होंगे, तो इनका जो पूरा कॉर्पस बन जाएगा वो करीबन 60 लाख रुपीस होता है। ये एक अजम्पशन है, और इसका 60% एज ए लमसम अलाउड है विड्रॉ करना, जो टैक्स फ्री होगा। बाकी का 40% आपको कंपलसरी एन्युटी में कन्वर्ट करना होगा, जो रजिस्टर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं एनपीएस के साथ, जो पीएफआरडी के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर बताई हैं कि 30 साल तक अगर 4,000 रुपए लगाएंगे तो कितना कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और साथ ही उम्मीद यही करते हैं कि आज इस शो में एनपीएस से जुड़े जो तमाम पहलू हैं वो हमने छूने की कोशिश की है, और आपकी जो क्वेरीज हैं एनपीएस रिलेटेड उनको सॉर्ट करने की कोशिश हमारी ओर से हुई है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शाम में। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ यो मनी में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।